हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपना जो लास्ट टॉपिक था कंप्यूटर क्लासेस में, उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कल सीखी थी हमने, जिसके अंदर कंप्यूटर की परिभाषाएं थी और उसकी वर्किंग प्रोसेस थी और कंप्यूटर कहाँ से आया और कहाँ से इसकी नींव रखी गई थी और उससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कल का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कल हम बात कर रहे थे, लास्ट में हमने टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो वर्किंग प्रोसेस चल रही थी कंप्यूटर की। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और उस पर हमें आउटपुट मिलता है। अब इनपुट किसके थ्रू देते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। आउटपुट किसके थ्रू देते हैं? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस हमारा टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले इनपुट डिवाइसेस को पढ़ने से पहले एक बार हम इसकी जो सुपर कैटेगरी है वहां से हम इसको स्टार्टिंग करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम पहले उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा हार्डवेयर। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर से मतलब हमारे कंप्यूटर के वे सारे जितने भी पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकली या भौतिक रूप से छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारे मेरे कौन से होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भागों को कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऐसे पार्ट्स, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? फिजिकल हो गया, भौतिक हो गया। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको मैं नहीं छू सकता, ना उसको देख सकता हूँ। वो एक तरीके से मेरा सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ हार्डवेयर की बात करते हैं कि वो पार्ट कंप्यूटर के जिन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो सारे मेरे क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। जैसे मेरा मॉनिटर को देख सकते हैं। हमारे जितने भी वीडियो या इमेजेस से रिलेटेड या सॉफ्ट कॉपी जितने भी हम सारे किसमें देखते हैं? मॉनिटर में। इसके अलावा माउस को भी देख सकते हैं, माउस को थ्रू भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसको छू के चला सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड। तो ये सारे मेरे क्या हैं? सारे मेरे हैं हार्डवेयर, जिनको मैं देख भी सकता हूं और छू भी सकता हूं। तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख वे छू सकते हैं, वो कौन से होते हैं? मेरे हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। दो भागों में, दो अलग अलग आधार पे। एक तो उसके स्थान के आधार पे और दूसरा उसके कार्य के आधार पे। आधार का क्या मतलब है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आधार से क्या मतलब है? अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहेंगे? कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि दो तरीके के होते हैं, मोटे पतले, या फिर कम हाइट वाले, ज्यादा हाइट वाले, तो क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ही आंसर है या लिमिटेड आंसर है? ये लिमिटेड आंसर हो जाता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? कि इंसान अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जेंडर के आधार पे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, और कलर के आधार पे काला, गोरा, सांवला, साइज के अकॉर्डिंग मोटा या पतला। ठीक है, तो वो क्या है? उसके अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेम चीज है कि हार्डवेयर है, उसको अलग अलग आधार पे अलग अलग भागों में उसको डिवाइड किया गया है। एक पहला डिवाइड किया गया है उसको स्थान के आधार पे,
स्थान के आधार पर। और दूसरा डिवाइड किया गया है उसको उसके कार्य के आधार पर। स्थान के आधार पर और कार्य के आधार पर, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे कि स्थान के आधार पर किस तरीके से। स्थान के आधार पे कि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर में कौन सी जगह पे स्थित है, क्या कंप्यूटर का जो केस है उसके अंदर स्थित है या कंप्यूटर के बाहर स्थित है। तो उस स्थान के आधार पे इसको बांटा गया है दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं मेरे, एक है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। आंतरिक हार्डवेयर और बाह्य हार्डवेयर। अभी हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि आंतरिक हार्डवेयर क्या होते हैं और मेरे बाह्य हार्डवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक हार्डवेयर। आंतरिक कौन से होंगे, वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर केस के अंदर स्थित हैं, वो कौन से होंगे मेरे, आंतरिक हार्डवेयर। अंदर स्थित होने का मतलब, हमने सीपीयू देखा है, हम लोग सीपीयू को देखते हैं जिसको कैबिनेट बॉक्स जो एक्चुअल में होता है जिसको सीपीयू बोलते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इसके अंदर रखे जाते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गई, सीडी रोम हो गई, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई, और बहुत सारी और भी डिवाइसेस हो सकते हैं सीपीयू। ये सारे क्या है मेरे इस सिस्टम के केस के अंदर रखे रहते हैं। तो ये सारे जो अंदर वाले हार्डवेयर हैं इनको कौन से हार्डवेयर बोलते हैं, आंतरिक हार्डवेयर। लाइक लैपटॉप में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे सीपीयू भी उसी में होता है, हार्ड डिस्क भी उसी में होता है, सीडी रोम सारे डिवाइसेस क्या होते हैं उसके अंदर ही स्थित होती है। तो उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक हार्डवेयर। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि आंतरिक हार्डवेयर में कौन कौन से हार्डवेयर हैं वो आते हैं। तो आंतरिक हार्डवेयर में सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक पीसीबी का ही एक पार्ट है, ठीक है। पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड किसका एक पार्ट है, पीसीबी का एक पार्ट है, ठीक है। मदरबोर्ड होता क्या है, मदरबोर्ड एक ग्रीन बोर्ड लगा होगा, आपने काफी सारी डिवाइसेस में देखा होगा। इस बोर्ड के ऊपर हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अंदर ज्यादातर इक्विपमेंट सारे इसी से कनेक्ट करते हैं। इसको मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी सारी जो डिवाइसेस है, भले वो मेरा सीपीयू हो इसी में लगा रहता है, मेरी रैम भी इसी में होगी, रोम भी इसी में होगी, हार्ड डिस्क भी मेरी इसी से कनेक्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा सीडी रोम भी मेरा इसी से कनेक्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अलावा इसको मेन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे सीपीयू हो गया, फैन हो गया, रैम हो गई, ये सारे डिवाइसेस मेरे इसी से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड इसको बोलते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर बात करें रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को डिटेल में हम जब मेमोरी वाला चैप्टर करेंगे तब हम इसको डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसी का एक और भाई है रोम, जो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये भी मेरे क्या होता है, कहां पे लगा होता है, कंप्यूटर केस के अंदर होता है। ये भी किस में आएंगे मेरे, आंतरिक जो हार्डवेयर है उसी के अंदर इनको इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी। मेरी सीडी डीवीडी को रीड या राइट करने का, सीडी में से कुछ भी डेटा एक्सेस करना है या फिर डेटा वहां पे स्टोर करना है, तो ये डिवाइस हमारे काम में आती है, सीडी रोम। इसके अलावा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो भी कहां पे स्टोर होती है, कंप्यूटर के अंदर ही लगी हुई होती है, जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें उसको ओपन करना पड़ेगा। एक्चुअल में डिस्क ड्राइव है, ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल से मतलब मैं हार्ड डिस्क दूसरी बाहर से लाके भी कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये इसको हम एक तरीके से दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में एसएमपीएस की, तो इसकी फुल फॉर्म को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, ये जब पावर केबल है वो एसएमपीएस से कनेक्ट रहती है और फिर वो मदरबोर्ड को, सब जगह को पावर सप्लाई ये करता है। इसके अलावा भी कुछ और एनआईसी। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है एनआईसी। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसे नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं। नेटवर्क कार्ड भी इसी को बोलते हैं। तीसरा इसका नाम है लेन कार्ड। लेन कार्ड भी इसी का नाम है। इसके अलावा इसका एक और चौथा नाम है ईथरनेट कार्ड। ये चारों हैं वो किसके नाम है? एनआईसी के ही नाम है। तो एनआईसी यूज क्या आता है? अगर मेरे सिस्टम में अगर एनआईसी नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर नहीं है, तो मैं कंप्यूटरों को लोकली कनेक्ट नहीं कर सकता। लोकली मतलब मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं या 2 लैपटॉप हैं। एक कंप्यूटर है, दूसरा एक और कंप्यूटर है। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, इंटरनेट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्या है, डेटा ट्रांसफर कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ये आपको कई जगह पे ये सिस्टम मिल जाता है, लाइक कई सारी स्कूल लैब में या फिर कंप्यूटर लैब में या फिर साइबर कैफे जो होते हैं वहां पे ये सिस्टम होता है कि भले इंटरनेट नहीं हो लेकिन सिस्टम क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो अगर ये नहीं है तो मैं इन कंप्यूटरों को लोकली कनेक्ट नहीं कर सकता, ये एक दूसरे से डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए पूछ लिया जाता है कि लोकली कनेक्ट करने के लिए कौन से कार्ड की या कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका सही आंसर होगा आपका इन चारों में से कोई सा भी एक दिया हुआ रहेगा वो आपको सही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अलावा एक होता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या काम आता है? ग्राफिक्स कार्ड एक तरीके से हमें अगर कोई हाई ग्राफिक्स वाले या एनिमेशन वाले या डिजाइनिंग वगैरह के अगर कोई काम करने हो तो उसके लिए हमें कौन सा उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्राफिक्स कार्ड। आपने नॉर्मली सुना होगा कि कितने जीबी का ग्राफिक्स कार्ड है, 2 GB का या 556 MB, सॉरी 256 MB का या 4 GB का। काफी सारे ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में आज के टाइम पे आ रहे हैं। जितना ज्यादा अच्छा आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा, जितनी ज्यादा उसकी साइज होगी, उतना ही अच्छा आपका वीडियो या जो भी आप डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं वो उतना ही अच्छा या इतना ही इफेक्टिव हमें दिखाई देगा। ग्राफिक्स कार्ड एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे
लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड है और एक दूसरा लैपटॉप है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड है उसमें मैं एक तरीके से मेरे हेवी गेम है वो इजीली चल जाएंगे, जबकि जिसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं उसमें थोड़ा सा भी अगर हेवी गेम है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ग्राफिक्स कार्ड डिजाइनिंग के लिए, गेमिंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए हमारे ग्राफिक्स कार्ड जरूरी होता है, काम आता है। जो ये भी कहाँ लगा रहता है, उस केस के अंदर ही लगा रहता है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड या आंतरिक हार्डवेयर में ही इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा एक और होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड, अगर कंप्यूटर में मुझे आउटर अगर कोई साउंड देना है, लाइक अगर नॉर्मल मुझे 2 स्पीकर कनेक्ट करने हैं, कोई भी होम थिएटर कनेक्ट करना है, तो मैं जो नॉर्मली उसमें पिन आते हैं उसके थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जिसके थ्रू मैं बाहर से कोई भी स्पीकर या माइक वगैरह कनेक्ट करता हूँ तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, साउंड कार्ड के थ्रू। अगर साउंड कार्ड नहीं है तो कोई भी मैं ऑडियो या वीडियो कुछ भी प्ले करूंगा तो उसके अंदर किसी भी तरीके की वॉइस है वो या आवाज है वो साउंड नहीं आएगा। इसलिए ये भी कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के अंदर ही होता है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, आंतरिक हार्डवेयर। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो केस है जिसके अंदर हमारे सारा जितने भी इक्विपमेंट है उसी के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, आंतरिक हार्डवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य हार्डवेयर की। बाह्य हार्डवेयर, जब आंतरिक हार्डवेयर आपको पता चल गया तो उसका बिल्कुल अपोजिट कौन सा हो जाएगा मेरा, वेरी गुड, बाह्य हार्डवेयर। बाह्य कौन से होंगे, जो कंप्यूटर केस के बाहर स्थित हो, वो सारे कौन से हो जाएंगे मेरे, बाह्य हार्डवेयर। तो कंप्यूटर केस के बाहर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर केस के बाहर होते हैं, इसमें मेरा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन कीबोर्ड माउस वगैरह को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये कहाँ पे होती हैं, कंप्यूटर के बाहर। इनके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के बाहर अवेलेबल रहती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य हार्डवेयर। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर केस के अंदर लगे हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे, आंतरिक डिवाइसेस, आंतरिक हार्डवेयर या इंटरनल हार्डवेयर भी बोल सकते हैं, और जो कंप्यूटर के बाहर लगे हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर या बाह्य हार्डवेयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि, इधर लिख देता हूं, निम्न में से विषम है, ए रैम, बी माउस, सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये रैम आ जाता है, ठीक है, प्रिंटर मेरा एक आउटपुट डिवाइस होगी, माउस मेरा क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब इन दोनों में से, ये तो दोनों इनपुट डिवाइस है तो ये तो सेम है, तो इनमें से तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा इसमें विषम है, तो ये किस, अगर हम बात करते हैं कि इसके इंटरनल और आउटर के आधार पे, तो क्या होगा, रैम है वो मेरा कहाँ होता है, अंदर होता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सारे मेरे कहाँ पे होते हैं, बाहर होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, रैम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हो गया हमारा स्थान के आधार पे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट और चौथा है मेरा स्टोरेज। कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, कौन सा हार्डवेयर क्या काम करता है, उन हार्डवेयर को उनके कार्य की या उनके नेचर के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। जो इनपुट के लिए हार्डवेयर काम में आते हैं वो कौन से हो जाएंगे? इनपुट हार्डवेयर। प्रोसेसिंग के लिए जो हार्डवेयर काम में आते हैं वो कौन से हो जाएंगे? प्रोसेसिंग। आउटपुट के लिए जो हार्डवेयर काम में आते हैं वो हो जाएंगे मेरे आउटपुट हार्डवेयर। और स्टोरेज के लिए लाइक मेमोरी हो गई, जो स्टोरेज के लिए काम में आता है, हार्ड डिस्क हो गई या एसएसडी एचएसडी जो भी है, तो वो कौन से हार्डवेयर में आ जाएंगे? मेरे स्टोरेज हार्डवेयर में आ जाएंगे। अभी हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट हार्डवेयर को। इनपुट हार्डवेयर को भी सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट होता क्या है। इनपुट हार्डवेयर, इनपुट हार्डवेयर वो हार्डवेयर होंगे जिसके माध्यम से वो हार्डवेयर उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट या फिर निर्दिष्ट किए जाते हैं या कंप्यूटर को चलाने में, यानी कि उसको ऑपरेट करने में, चलाने में सहायक है। वो हार्डवेयर उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट किया जाए, या तो यानी कि जैसे मुझे कोई भी टेबल बनानी है तो मैंने उसको नाम दिए कि ये नाम है, ये उसकी क्लास है, ये उसकी एज है, तो किसी भी तरीके का डेटा अगर मैं उसमें स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, लाइक अगर मैं कोई फोटो भी कॉपी करके पेस्ट करके उसमें डाल रहा हूँ या वेब कैमरा से क्लिक कर रहा हूँ, तो वो भी मैं एक तरीके से उसको क्या दे रहा हूँ? डेटा उसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वो उपकरण जिनके माध्यम से मैं कंप्यूटर को डेटा देता हूँ, तो वो सारे डिवाइस मेरे क्या होंगे? हार्डवेयर होंगे। या दूसरा, जो कंप्यूटर को चलाने में सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया। क्या माउस के थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्या कोई डेटा प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं करवाते। इंस्ट्रक्शन देना यानी कि निर्देश देना, निर्देश भी किसके थ्रू देते हैं? जिसके थ्रू निर्देश देते हैं वो भी कौन से होंगे? मेरे इनपुट हार्डवेयर होंगे। तो माउस के थ्रू डेटा नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं? सिर्फ निर्देश देते हैं, वो हमें चलाने में सहायता प्रदान करता है, तो वो भी मेरा किस में आएगा? इनपुट हार्डवेयर में। अब इनपुट हार्डवेयर को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। इनपुट हार्डवेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये जो आपको इनपुट के टाइप बता रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनको इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर बार कंफर्म पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, तो इनकी एक एक करके हम अभी डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्ट हार्डवेयर की और डायरेक्ट इनपुट की और इनडायरेक्ट इनपुट की।
सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इनपुट की। डायरेक्ट इनपुट वो होते हैं जिसको अगर हम जब कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो हमें उन डेटा को किसी मध्यवर्ती कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। डेटा को मध्यवर्ती भाषा में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। वो इनपुट डिवाइसेस जो हम डेटा जैसा कंप्यूटर को देते हैं, वो उसी फॉर्मेट में उसको स्टोर करके उसी के ऊपर उसको प्रोसेस करता है, तो वो मेरे कौन से होंगे? डायरेक्ट इनपुट। मध्यवर्ती भाषा का मतलब है, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को हम अगर कोई भी निर्देश देते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी में हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है? 0 और 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, या फिर 0 मतलब लाइट नहीं आ रही, 1 मतलब लाइट आ रही है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज जानता है कि या तो लाइट आ रही है या फिर लाइट नहीं आ रही है। लाइट आ रही है मतलब 1 है और लाइट नहीं आ रही इसका मतलब 0 है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता, चाहे हमारे डेटा स्टोर करना हो या फिर सारे काम वो किस में करता है? 0 1 में। और इसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बाइनरी। अब हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो उसको किसी मिडल लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करके उसको डायरेक्ट यूज करता है, तो वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस मेरे कौन से होंगे? डायरेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ। इसके एग्जांपल में आता है, एक आता है BCR। BCR क्या होता है? BCR होता है बार कोड रीडर। बार कोड क्या होते हैं? आज के टाइम में हम कोई भी मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी अगर मार्केट से हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके की लाइनें लिखी भी आती हैं। इस तरीके यहाँ पे कुछ नंबर लिखे भी आते हैं, ठीक है। अब इन लाइनों को क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। और एक मशीन आती है जो कि इनको कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वायर यहाँ से स्कैन करती है इन कोड को, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर या BCR। आपने देखा होगा कि आप कई बार किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे उस जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की वो मैन्युअली उसकी टाइपिंग ना करके एक मशीन होती है, उस मशीन से क्या करते हैं? उस कोड को स्कैन करते हैं, और इस स्कैन करने से इसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर क्या आ जाती है? स्टोर हो जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं? बार कोड। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी मेरी कहाँ पे रहती है? इनके अंदर रहती है। तो क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि सीधी जो लाइनें हैं, लाइनों रूपी जो कोड होते हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस को काम में लिया जाता है? BCR, MICR, कुछ और 2-4 ऑप्शन और दे देते हैं, तो उनके लिए किसको काम में लेंगे हम? BCR को, बार कोड रीडर को। अब बार कोड को रीड करेंगे तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट उसके अंदर जो डेटा है उनको मेरा स्टोर कर देगा, इनको रीड करके किसी और दूसरे कोड में उनको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया? एक तरीके से डायरेक्ट इनपुट का। इसके अलावा OMR। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक बार हम फिर से डिटेल में आगे और डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसकी एग्जांपल बता रहा हूं तो इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
हम एग्जाम देते हैं, OMR शीट पे देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ABCD, सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे क्या बने होता है, गोले बने होते हैं। अब अगर आपका फर्स्ट का आंसर बी है तो इसको डार्क कर दो, ठीक है, सेकंड का आंसर ए है तो इसको कर दो, थर्ड का सी है तो इसको, और इसका डी है तो इसको। तो इस तरीके की जो आपकी आंसर शीट तैयार होती है, उस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किसको काम में लेते हैं, OMR जो है वो काम में आता है। OMR शीट को पढ़ने के लिए, या वैकल्पिक क्वेश्चंस है उनके उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, OMR को काम में लिया जाता है, या फिर OMR शीट को पढ़ने के लिए उसको काम में लिया जाता है। तो ये भी क्या करता है, डेटा को किसी मध्यवर्ती भाषा में परिवर्तित न करके डायरेक्ट उसको क्या करता है, उसी क्रम में उसको स्टोर कर देता है। तो ये मेरा क्या होता है, OMR। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे और एग्जाम्पल हैं, जब हम आगे इनपुट डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट है। ये एक बार आप इसका परिभाषा जो मैंने लिखी, इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है, कि उनको किसी बीच की भाषा है उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको जैसा है वैसे ही काम मिले, तो वो कौन सा होगा, मेरा डायरेक्ट इनपुट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनपुट की। जब डायरेक्ट इनपुट मध्यवर्ती भाषा में कन्वर्ट नहीं करता, तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इनडायरेक्ट क्या करता है, जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं, डेटा को मध्यवर्ती भाषा में बदलता है, मध्यवर्ती भाषा में बदलता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड हम जो भी कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं, वो डेटा क्या होगा, पहले एक मिडिल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर कंप्यूटर उसको काम में लेगा। वो कौन सा होता है, मेरा किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट इनपुट का। माउस भी मेरा किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट इनपुट का। ये भी क्या करता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज में उसको, कोई ना कोई मिडिल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, तो वो मेरा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मेरी जो भी ऑलमोस्ट जो स्कैनिंग डिवाइस जितनी भी हैं, लाइक लाइट पेन हो गया, MICR हो गया, और वो सारे मेरे किस में आते हैं, डायरेक्ट इनपुट में आते हैं। इसके अलावा जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे मेरे किस में आते हैं, जॉयस्टिक हो गया, ये सब किस में आएंगे, मेरे इनडायरेक्ट इनपुट में आएंगे। आशा करता हूँ आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ये दोनों समझ में आए होंगे कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है। अब एक बार कीबोर्ड को पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो कि क्या है मेरा, आज पढ़ते हैं कीबोर्ड, जो कि मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। किस तरीके का इनपुट डिवाइस है, इनडायरेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऑप्शन दे दिए निम्नलिखित में से, इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष हिंदी में, अप्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विषम है, यह पूछ सकता है, या फिर यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित उपकरणों में से अप्रत्यक्ष इनपुट का या इनडायरेक्ट इनपुट का एग्जांपल कौन सा है। तो उसमें आपको एक कीबोर्ड का दे सकता है, और बाकी तीन ऑप्शन है वो आपको किसके दे सकता है, डायरेक्ट इनपुट का दे सकता है। तो आपको ये चीज कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ज्यादातर आपको लॉजिक से समझ में आ जाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो कीबोर्ड है वो मेरा कैसा है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब एक इनपुट, अच्छा कीबोर्ड बनाया किसने, कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स।
कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। इन्होंने कौन सा कीबोर्ड बनाया था? इन्होंने बनाया था QWERTY कीबोर्ड। आज के टाइम में हम इसी कीबोर्ड को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो भी टाइपिंग करते हैं, फोन में टाइपिंग करते हो या फिर कंप्यूटर पे जो भी कीबोर्ड आपके पास अवेलेबल है उसमें कौन सा आता है? QWERTY कीबोर्ड। कहां से स्टार्ट होता है? कीबोर्ड का पहला अक्षर Q, उसके बाद W, फिर ERTY, इसलिए इसको कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। दूसरा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कौन से कीबोर्ड का आविष्कार किया, तो उसका कौन सा हो जाएगा आंसर मेरा? QWERTY। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। अब बात करते हैं इसके अंदर कीज कितनी होती हैं। कीज को लेके आज के टाइम में, वर्तमान समय में कोई स्पेशल ऐसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं बता सकते कि इतनी ही कीज होती हैं, कि ये एक मानक कीबोर्ड है, इसके अनुसार इतनी ही कीबोर्ड होती हैं। लेकिन एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो कीबोर्ड है उसको हम मानक मान के चल सकते हैं, जिसमें कितनी कीज आती है? 104। विंडोज जो भी है, विंडोज बेस्ड कीबोर्ड है, ठीक है। कौन से? न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड। और जो इसके अलावा जो दूसरे कीबोर्ड आते हैं, ठीक है, विंडोज बेस के, उसमें आते हैं ऑलमोस्ट 86 कीज, जिसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं आता, न्यूमेरिक नहीं आएगा, सिर्फ कीबोर्ड। अब सर, न्यूमेरिक कीबोर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड में डिफरेंस क्या है? न्यूमेरिक कीबोर्ड में मेरा ये कीबोर्ड है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नंपैड और आता है, यहाँ पे डिजिट और लिखे आते हैं, और दूसरे कहाँ पे लिखे हुए आते हैं? यहाँ पे 0 से 9 दो जगह पे लिखे आते हैं। तो जिसमें ये होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, और जिसमें ये नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता है, इधर वाला पार्ट होता है, उसको कौन सा बोलते हैं हम? सिर्फ नॉर्मल कीबोर्ड। तो विंडोज का अगर न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो उसमें 104 कीज आती हैं, और जो विंडोज का नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कितने आते हैं? 86 आते हैं। इसके अलावा एप्पल का, ये तो बात कर ली मैंने, विंडोज की बताए हैं। अगर बात करें एप्पल की, एप्पल बेस्ड जो भी कीबोर्ड है, एप्पल है और न्यूमेरिक कीबोर्ड है, एप्पल का न्यूमेरिक कीबोर्ड है, उसमें आते हैं 109 कीज। एप्पल के न्यूमेरिक कीबोर्ड में कितने आएंगे? 109। और एप्पल के ही जो एयरबुक वगैरह आते हैं, एयरबुक या मैकबुक, इसमें कितने कीज आते हैं? 78 कीज। तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे एग्जामिनर ने ऑप्शन किस तरीके के दिए हैं। तो विंडोज के जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसमें कितने होती है? 104 कीज नॉर्मल बेसिक होती हैं, और विदाउट, लाइक लैपटॉप की बोल सकते हो, ये लैपटॉप में ये नहीं आते ज्यादातर। तो लैपटॉप में ये कितनी होती है? विंडोज बेस्ड में 86, और एप्पल में कितनी होती है? 109, और एयरबुक या मैकबुक में जो लैपटॉप आता है उसमें कितने होते हैं? 78 कीज होती है। इसके अलावा जो गेमिंग कीबोर्ड आते हैं, गेमिंग कीबोर्ड, इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड और प्रोग्रामेबल कीबोर्ड या प्रोग्रामेबल कीबोर्ड। इन कीबोर्ड में जो कीज है मेरी, वो 110 से लेके 115 कीज तक
आ सकती है। जो मेरे गेमिंग कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड या प्रोग्रामेबल कीबोर्ड है उसमें 110 से 115 कीज हो सकती हैं नॉर्मल। अब गेमिंग कीबोर्ड कौन से होते हैं, मल्टीमीडिया कौन से होते हैं और प्रोग्रामेबल कीबोर्ड कौन से होते हैं? तो गेमिंग कीबोर्ड वो होते हैं जो मोस्टली स्पेशली सिर्फ गेम खेलने के पर्पज से बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए जाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है गेम खेलने में थोड़ी आसानी रहती है। वो कौन से होते हैं मेरी गेमिंग कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की अगर बात करें तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हमारे जो भी मल्टीमीडिया टास्क परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड में कुछ अलग से स्पेशल बटन दे दिए जाते हैं, जैसे प्ले करना, पॉज करना, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो वो कौन से कीबोर्ड होते हैं मेरे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। और प्रोग्रामेबल कीबोर्ड प्रोग्रामर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, ये इनको कोडिंग के समय कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उस तरीके के अगर कीबोर्ड है तो उनको हम कौन से कीबोर्ड बोलते हैं, प्रोग्रामेबल कीबोर्ड बोलते हैं, जिसमें भी इससे ज्यादा कीज है वो हो सकती है। तो ये तो बात कर ली कि हमने कीज कौन कौन सी कितनी की होती है। अब बात करते हैं हम कि इसमें कीज होती कितनी है। सबसे पहले ऊपर इसमें जो कीज आती है, सबसे पहला एक की आती है एस्केप, इसको बोलते हैं एस्केप। सबसे पहली की होती है ये क्या काम आती है, कोई भी प्रक्रिया को निरस्त करने का कार्य करती है। हमारी कोई भी प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को रोकना है हमें, तो हम किस की को प्रेस करेंगे, इस की को प्रेस करेंगे, तो वो प्रोसेस है वो मेरी वहीं पे रुक जाएगी। तो सबसे पहली कीज जो है वो कौन सी है, एस्केप की। इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक ही की होती है, इसके बाद आता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज को हिंदी में अगर बोले तो फलन कुंजी। फंक्शन कीज नॉर्मल जो कंप्यूटर है उसमें F1 से लेके F12 फंक्शन कीज होती है। नॉर्मल जो कंप्यूटर उसमें कितनी कीज होंगी, F1 to F12 फंक्शन कीज होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कुछ स्पेशल जो कंप्यूटर है उसके अंदर ये F1 से लेके F24 कीज भी होती हैं। फंक्शन कीज 12 भी होती है, 24 भी होती हैं। और सेम एप्पल के कुछ कंप्यूटर्स में ये F1 से लेके F19 कीज भी हो सकती है। तो 12 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिकली जो हम देखते हैं, हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उसमें हमें कितनी मिलती है, 12, F1 to F12 तक। कुछ स्पेशल पर्पज लाइक किसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में कुछ कंप्यूटर जो हैं, और बड़े कोई और जैसे मौसम विभाग हो गया, और भी बहुत सारे जो स्पेशल एक पर्टिकुलर काम के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो उसमें कितने हो सकते हैं, 24 कीज मेरी है वो हो सकते हैं। और एप्पल के कई सारे कंप्यूटर में F1 to F19 तक जो है वो मेरी कीज होती हैं, जिसे हम फंक्शन की बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है मेरा टॉगल कीज। टॉगल की कंप्यूटर में 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, नमलॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, ये कीबोर्ड होता है, यहाँ पे कुछ
ये नॉर्मल कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 लाइट रहती हैं, ठीक है। एक लाइट का बटन होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं नम लॉक। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये लाइट मेरी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और यहाँ वाला जो पार्ट है, जो कीज है, उनको मैं काम में ले सकता हूँ। दूसरा होता है कैप्स लॉक का। अगर मुझे जो भी कैरेक्टर है कैपिटल में अगर टाइप करने हैं तो यहाँ पे एक बटन होता है कैप्स लॉक। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे सेकंड वाली लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो ये भी मेरी क्या है, टॉगल की है। और तीसरा यहाँ पे एक और की आती है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल लॉक। अगर मैं जो स्क्रॉलिंग है अगर मुझे उसको लॉक करना है तो जैसे इसको प्रेस करूंगा ये लाइट मेरी क्या है, ऑन हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल लॉक। तो ये तीनों जो है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये सारी मेरी क्या है, एक तरीके से टॉगल कीज में इनको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कीज आती है मेरी नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती हैं, एरो कीज, इसके अलावा होम एंड पेज अप, पेज डाउन। ये 4 तो एरो की हो गई, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। ये 4 तो मेरी क्या हो गई, एरो की हो गई। नेविगेशन कीज कौन सी होती है, जिनके द्वारा मैं कर्सर को मूव करवाता हूं, वो मेरी कौन सी होगी, नेविगेशन की होती है। तो कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए अपर, नीचे लाने के लिए डाउन, ठीक है, और लेफ्ट में ले जाने के लिए लेफ्ट एरो साइन, और राइट में ले जाने के लिए राइट एरो साइन। तो ये मेरे क्या हो गए, नेविगेशन कीज हो गए। इसके अलावा होम, मैंने कोई लाइन लिखी है, कर्सर मेरा यहाँ पे है, जैसे होम प्रेस करूंगा तो कर्सर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे ही एंड प्रेस करूंगा कहाँ पे आ जाएगा, लाइन के एंड में आ जाएगा। पेज अप, जैसे ही पेज अप पे क्लिक करेंगे तो कहीं पे भी हो मेरे स्क्रीन, जैसे ही पेज अप करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट में है वो कर्सर आ जाएगा, यानी कि जो पेज का फर्स्ट फ्रंट है वो पूरा मेरे सामने आ जाएगा। और जैसे ही पेज डाउन करेंगे पेज के एंड में चला जाएगा। इनके यूज हम जब अपने MS ऑफिस एक्सेल वगैरह के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इनको हम और अच्छे से समझेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। नेविगेशन की के बाद आता है मेरा मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज ये कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। 3 होते हैं, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। इनको मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल सिंगल का कभी कोई यूज नहीं होता। ये हमेशा किसी दूसरी कीज के साथ में कॉम्बिनेशन बना के उसके बाद ही काम में आएंगी। इनको इंडिविजुअली अगर मैं चाहता हूं कि कंट्रोल को मैं कुछ काम लूं या अल्ट को या शिफ्ट को, तो ये कभी काम में नहीं आएंगी। तो इनको इसी वजह से क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज। एग्जांपल के लिए मुझे पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, तो मेरा क्या होगा, पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल। तो इसके लिए इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज, जिससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद कुछ और कीज रह जाती हैं, जैसे टैब, एंटर, स्पेस, डिलीट, बैक स्पेस। इसके अलावा एक प्रिंट स्क्रीन का भी बटन होता है। प्रिंट स्क्रीन, टैब की अगर हम बात करते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते मुझे
5 अक्षर की जगह छोड़नी है तो उसके लिए किसको काम में लेंगे, टेब को। न्यू लाइन में जाना हो, यहाँ तक ये लाइन पूरी होगी, मैं अगले लाइन से या नए पैराग्राफ से लिखना है तो किससे लिखेंगे, एंटर से। या फिर ये किसी सिलेक्टेड फाइल के ऊपर जो फर्स्ट कमांड होती है उस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए भी काम में आती है। कोई फोल्डर है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके जो ऊपर जो सबसे पहला उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक ज्यादातर ऑलमोस्ट ओपन ही होता है लेकिन कई बार कुछ और भी हो सकता है। तो उसके ऊपर अगर सिलेक्ट किया हुआ है वो, उसके बाद अगर एंटर प्रेस करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ये एंटर का काम है। स्पेस से एक अक्षर की अगर स्पेस छोड़ना है तो स्पेस की काम में आएगी। डिलीट और बैक स्पेस ये इंपॉर्टेंट है दोनों, एग्जाम से की दृष्टिकोण से भी और वैसे भी नॉर्मल यूजेस के लिए भी। डिलीट है वो कोई फाइल जो सिलेक्टेड है, अगर मैं उसको सिलेक्ट करके अगर डिलीट प्रेस करता हूं तो वो डिलीट हो जाएगी। मेरे से एक बार परमिशन मांगेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। हाँ करना चाहता हूं तो जैसे ओके करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, ये एक टेक्स्ट लिखा है मैंने कुछ भी, और मेरा कर्सर है इस जगह पे। अब कर्सर के मुझे लेफ्ट साइड से कुछ भी डिलीट करना है। लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं अपना नाम लिख देता हूं ना, ठीक है। अब मान लो कि कर्सर मेरा यहां पे है। अब कर्सर के अगर मुझे लेफ्ट साइड से डिलीट करना है, लेफ्ट साइड में कौन सा कैरेक्टर है मेरा, एम। अगर मुझे लेफ्ट को डिलीट करना है, मान लो एम को डिलीट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, बैक स्पेस। आप देख लेना बैक स्पेस का जो बटन होता है उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा होता है, तो किसकी तरफ मिटाएगा, लेफ्ट की तरफ। इसके बाद एम डिलीट हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट कैरेक्टर, यू। यू को हटाना है तो मैं किसको प्रेस करूंगा, बैक स्पेस को। जैसे बैक स्पेस को करूंगा ये यहां से हट जाएगा। लेकिन अगर मुझे कर्सर के राइट तरफ के कैरेक्टर डिलीट करने हैं, लाइक ए डिलीट करना है या आर डिलीट करना है, तो मैं कौन सा प्रेस करूंगा, डिलीट की। जैसे ही डिलीट की प्रेस करूंगा मेरा ए यहां से रिमूव हो जाएगा। वापस से डिलीट प्रेस करूंगा मेरा आर यहां से रिमूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कर्सर के राइट साइड से अगर मुझे राइट साइड से अक्षर को हटाने के लिए कौन सी कुंजी को काम में लिया जाता है। तो डिलीट दे दिया जाता है ऑप्शन में, बैकस्पेस दे दिया जाता है, दोनों दे दिया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, डिलीट। राइट साइड से हटाना हो तो डिलीट, लेफ्ट साइड से हटाना हो तो बैकस्पेस। इसके बाद एक और बटन है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या काम आता है कि मेरी करंट मोमेंट पे जो भी डेस्कटॉप पे फाइल या फोल्डर जो भी ओपन है, तो उसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, तो किसको काम में लेंगे, प्रिंट स्क्रीन को काम में लेंगे। किससे काम करेगा, जहां पे भी मेरा अभी जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है उसको ओपन करना है, एक बार प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना है, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर या इमेज एडिटर लाइक MS वर्ड हो सकता है या फिर MS पेंट हो सकता है, वहां पे जाके आपको सिंपली राइट क्लिक करके या Ctrl+V जैसे आप दबाओगे तो वो फाइल, वो फोटो है, वो स्क्रीनशॉट वहां पे पेस्ट होके आ जाएगी। उसके बाद आप जैसा चाहें तो उसको .jpeg फाइल में जैसा आप स्टोर करना चाहें आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा A से लेके Z तक 26 कीज ये भी होती हैं। इनके अलावा 0 to 9 ये दो जगह होती हैं कीबोर्ड में ज्यादातर। ये कीबोर्ड है तो यहां पे होती है और दूसरी यहां पे होती है, इसको बोलते हैं नमपैड। नमपैड किससे स्टार्ट होगा, नमलॉक की से। नमलॉक कैसी की है मेरी, टॉगल की, ठीक है। और दूसरा ऊपर की तरफ एक सीक्वेंस में और होते हैं 0 to 9, वो भी कौन से होते हैं मेरे, 0 to 9 नंबर होते हैं। इनके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल @ डॉलर, कोमा, कोलन, सेमीकोलन, लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट्स, तो ये कुछ और सिंबल्स भी इसके अंदर होते हैं।
जो कि हमारे कीबोर्ड में होते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, टॉगल हो गया, नेविगेशन हो गया, मॉडिफायर हो गया, फंक्शन कीज हो गए। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की है, या कौन सी कॉम्बिनेशन की है, या कौन सी नेविगेशन की है, या टॉगल की है। तो एक ऑप्शन दे देगा, या फिर निम्न में से कौन सा सम है, या निम्न में से कौन सा विषम है। इस तरीके की क्वेश्चन है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कीबोर्ड से हमारे ज्यादातर यही क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको एक बार आप देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टॉगल की तीन होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। नेविगेशन की कौन कौन सी होती है मेरी, एरो की होती है 4, हैम, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। मॉडिफायर कीज में सिर्फ 3 होते हैं, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, जो कि अकेले इंडिविजुअल कोई काम नहीं आते, किसी दूसरी कीज के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर ही काम में आते हैं। इसके बाद टेप एक तरीके से फॉर्मेट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, स्पेस देना हो 5 अक्षर का, 1 अक्षर का स्पेस देने के लिए स्पेस। स्पेस कहाँ पे होता है, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस होता है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट ये दो होते हैं, एक शिफ्ट यहाँ पे, एक शिफ्ट यहाँ पे, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल और अल्ट। एंटर है वो भी 2 होते हैं, एक तो इस जगह पे होगा और दूसरा इस जगह पे कॉर्नर में होगा। ये दो कीज होती हैं। इनके अलावा एक और कीज रहेगी मेरा विंडो बटन, ये इसमें नहीं है, इसको अलग से ही कैटेगराइज कर देते हैं। विंडो बटन, विंडो बटन क्या काम आता है, स्टार्ट बटन आपने देखा होगा कि ये जैसे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, नीचे टास्क बार है, इस तरफ डेट एंड टाइम लिखा हुआ आता है, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन आता है। क्या आता है, स्टार्ट बटन। तो इस स्टार्ट बटन को ओपन करने का क्या तरीका है कि मैं माउस से जाऊं, यहाँ पे क्लिक करूं तो स्टार्ट बटन मेरा ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, मैं कीबोर्ड से किसको प्रेस करूं, विंडो की को प्रेस करूं तो भी मेरा स्टार्ट बटन है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और आता है इस तरीके से राइट क्लिक जिसको बोलते हैं, राइट क्लिक। कई बार माउस काम नहीं करता और हमें रिक्वायरमेंट होती है कि राइट क्लिक हमें करना है, तो क्या करते हैं, उसका साइन जो बटन होता है वो इस तरीके से बटन होता है, एक पेज सा होता है और यहाँ पे एरो का साइन, इस तरीके का साइन दिया हुआ था, उसको बोलता है राइट क्लिक का बटन बोलते हैं। तो जैसे ही किसी सिलेक्टेड फाइल पे जाके हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शन आते हैं वो सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इनके अलावा एक और बटन आता है, आपने कीबोर्ड वगैरह में देखा होगा, सिर्फ F1 लिखा हुआ आता है। F1 होता है फंक्शन। ये भी अपना इंडिविजुअल अकेले का इसका कोई काम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमने फंक्शन की पढ़े थे, मान लो ये मेरे फंक्शन की, तो फंक्शन की के साथ साथ क्या होता है कुछ और एक्स्ट्रा कीज दे देते हैं, लाइक वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का, तो ये कीज दे देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे फंक्शन की काम में लेनी है, न कि ये मल्टीमीडिया कीज, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे F1 प्रेस करके इसके साथ इन कीज को काम में लूंगा तो मेरी फंक्शन कीज है वो वर्क करेंगी। तो कीबोर्ड में ऑलमोस्ट हमने सारी कीज है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ ली हैं। एक बार आप रीडिंग लगाना अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउस। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। माउस किसने बनाया था, माउस बनाया था डगलस एंजल बार्ट ने। डगलस एंजल, इनका हाल ही में इनकी डेथ हुई थी 2013 में, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 6-7 साल हुए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में कंप्यूटर के
किस उपकरण के आविष्कारकर्ता की मृत्यु हुई थी, या 2013 में, या फिर इसकी डेट पूछ सकता है कि उसने किस उपकरण की खोज की थी, या फिर कब उनकी मृत्यु हुई। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजल बार्ट ने कब की थी? 2013 में। कीबोर्ड के बारे में एक बात बताना भूल गया, जो कीबोर्ड है वो मेरा टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी है। ये चीज ध्यान रखना, कीबोर्ड है वो किस तरीके का उपकरण है? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। जबकि माउस है वो मेरा क्या है? एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग बोल सकते हो या कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस या कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। लेकिन कीबोर्ड कौन सा है? टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट उसको इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस। जबकि माउस के थ्रू हम क्या करते हैं? जो एरो का साइन आता है, कर्सर आता है, उसको नियंत्रित करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? माउस को। या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या उसको पॉइंट करने के लिए भी माउस को काम में लिया जाता है। इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? पॉइंटिंग या कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस। ये भी मेरा किस तरीके का इनपुट है? इनडायरेक्ट। यानी कि जो भी ये इंस्ट्रक्शन इसके थ्रू देते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन पहले क्या होंगे? मध्यवर्ती भाषा में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद आगे ये स्टोर होंगे। तो इसको कौन सा बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनपुट भी इसको बोलते हैं। ये किस तरीके का इनपुट है? इनपुट डिवाइसेस है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं होता कैसा है। इस तरीके का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। इसके अंदर वास्तविकता में कितने बटन होते हैं? कोई 2, कोई 3। एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक। इसके अलावा यहां पे एक व्हील होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माउस में कितने बटन होते हैं तो आपको 3 ही करना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो घर में हमारे जो बोर्ड है, ठीक है, लाइट ऑन ऑफ करने का, ठीक है, तो किस तरीके से होते हैं? ये बटन है उसमें, और यहाँ पे फैन का स्पीड कंट्रोल करने वाला है। तो जो स्पीड जिसके थ्रू कंट्रोल करते हैं तो वो मेरा बटन नहीं होता है एक्चुअली। वो क्या होता है? मेरा स्क्रॉल करते हैं उसको। बटन वो होते हैं जिसको हम प्रेस करके ऑन या ऑफ करते हैं। तो क्लिक है, ये मेरे बटन है, लेकिन स्क्रॉल व्हील है, वो व्हील है, उसको बटन नहीं बोल सकते। लेकिन ये एज ए बटन का काम भी करता है। बटन का काम कैसे? एमएस एक्सेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि वैसे तो कई जगह काम करता है, लेकिन एमएस एक्सेल में हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है वहां पे स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक को क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक भी बोलते हैं, प्राइमरी क्लिक भी बोलते हैं, और इसके साथ नॉर्मल क्लिक भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार बोलते हैं नॉर्मल की क्लिक करो, उसका मतलब लेफ्ट क्लिक या प्राइमरी क्लिक ही होता है। जब तक हमें ये नहीं बोला जाए कि राइट क्लिक करो, तब तक हमें सिर्फ ये बोलना नॉर्मल की क्लिक करना है, क्लिक करना है, तब तक हमें सिर्फ लेफ्ट क्लिक ही करना है। जब ये बोला जाए कि राइट क्लिक करो, तब हमें कौन सा प्रेस करना है? राइट क्लिक हमें प्रेस करना है। काम क्या आते हैं? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके अगर मैं क्लिक करता हूं सिंपल, तो वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके ऊपर अगर 2 बार क्लिक करता हूं तो वो उसके ऊपर जो लिस्ट राइट क्लिक करने पे, पहले एक बार इसको डिस्कस करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? उसके उस फाइल से संबंधित या उस जगह पे या उस ऑब्जेक्ट से संबंधित हम क्या क्या एक्शन उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं? उसको ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारे
जितने भी एक्शन परफॉर्म उसके साथ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जितने भी काम हम कर सकते हैं वो सारे काम जो उसके ऊपर हम कर सकते हैं वो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे वो सारे एक्शन हमें शो कर देगा। अब सॉरी, तो जितने भी एक्शन है हम इसके साथ एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूं, 2 बार लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो उस लिस्ट में जो सबसे ऊपरी ऊपर जो टास्क है वो टास्क मेरी क्या है, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके काम है। लेफ्ट क्लिक जैसे हम करेंगे तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि माउस की खोज किसने की है, कितने बटन होते हैं, प्राइमरी बटन कौन सा होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या स्क्रॉल व्हील, ये 2-3 चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद आगे का सेशन में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको आज जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।